हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। जी हाँ, मुझे पता है एक लंबा अरसा बीत गया है, मैंने कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं रखी है, लेकिन मैं आज के बाद से कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 3 या 4 वीडियो जरूर लाया जाए। और यहाँ जो मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड जो प्लेलिस्ट है वो तैयार करने की कोशिश करेंगे। जैसे एसएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और वहाँ जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जिस तरह के सवाल होते हैं और जो पिछले सालों में पूछा गया है, उन सारे सवाल को आपके सामने हम एपिसोड दर एपिसोड लाएंगे और उसमें उसके सोल्यूशन को हम देखेंगे। साथ में मैं ये मानता हूं कि हर एक सवाल से कुछ ज्यादा ही होता है, सिर्फ उसका आंसर ढूंढना ही काफी नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतियोगी होने के नाते जो है ये आपका काम है और कर्तव्य है कि आप एक सवाल में जितनी सारी परेशानियां ढूंढ सकते हैं और जितने सारे तथ्यों को समझ सकते हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल नॉर्म्स हैं, फैक्ट्स हैं, अगर वो उसके साथ सीखते चले जाएंगे तो उसी सवाल का जवाब जो है वो अगले किसी सवाल के जवाब देने में मदद करेगा। तो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं एसएससी के लिए स्पेशल इंग्लिश के सॉल्यूशन की बैच, जिसमें हम तरह तरह के सवाल जो वहां पूछ जाते हैं, स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजल वर्ब आता है। तो ये इसी जो है सीरीज के अंतर्गत जो है सेशन दर सेशन क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। 10, 12, 15 क्वेश्चन जिस तरीके से रहेगा वो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। जिस तरीके से हम आपको समय देकर के सॉल्व करवाते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है और सवाल का एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है, क्योंकि उसमें हम सवाल के आंसर से ज्यादा बताएंगे हर बार। और नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि उसको आप नोट डाउन करें और अगले सवाल में जब उससे रिलेटेड कोई पूछा जाए प्रश्न तो उसका आप जवाब दे सकें। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या नया सीखने के लिए मिलता है, कितने क्वेश्चन रखे गए हैं और आखिरकार परेशानी का लेवल कितना है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं आज का सेट, जो कि एरर स्पॉटिंग पर आधारित है। जी हाँ, इस सेशन में कुछ सवाल मैंने लिए हैं, लेकिन सवाल में हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे। उस सवाल पर आधारित जितने भी तथ्य होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो ये जरूरी है कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, सवाल पर अटेम्प्ट जरूर करें। 30 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि एसएससी का सवाल अमूमन बहुत ही आसान होता है और इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। और ये वैसे बच्चे भी बना सकते हैं जिन्होंने सिर्फ ये सोचा है कि मुझे एसएससी की परीक्षा में शामिल होना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो आपके लिए भी ये सेशन फ्रूटफुल है, आपको भी बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। जो बिगनर्स हैं, सुपर बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है, उनके लिए ये एक प्रैक्टिस सेशन की तरह काम करेगा और उनको भी कुछ नए तथ्य मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ तैयारी करने की सोच रखी है उनके लिए भी ये सेशन फायदेमंद है। ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपके अंग्रेजी के ज्ञान को संवर्धित करेगा, उसको बढ़ाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं सेशन में और उम्मीद करते हैं कि अब इतना लंबा गैप नहीं होगा। चलिए यहां पर एक छोटी सी जानकारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख को मेरी एक बैच शुरू होने वाली है ना, 18 जुलाई को। कौन से ऑल्टरनेट में है? टीटीएस ऑल्टरनेट में है, ट्यूसडे, थर्सडे और जो है सैटरडे के ऑल्टरनेट में है। 4:45 शाम से है, डेमो शुरू हो रही है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल शामिल हो। और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसके कंसेप्चुअल नॉर्म्स को समझना चाहते हैं, ये फाउंडेशन है, सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, इंग्लिश के नॉर्म्स और कॉन्सेप्ट को बेहतर समझना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। मैंने पहले ही बताया था कि अनीसाबाद गोलंबर से बेउर की तरफ जाने पर जो दूसरा पेट्रोल पंप है, पहला पेट्रोल पंप है, फिर दूसरा पेट्रोल पंप है, यहाँ पर शालीमार कोल्ड स्टोरेज है, इसके अपोजिट में यहाँ निदान हॉस्पिटल है। एक रास्ता ऐसे जाता है, इसमें नहीं जाना है, इस रास्ते में यहाँ पर कॉन्सेप्ट बूस्टर है। आप सबका स्वागत है, यहाँ पर पधारिए आप लोग और डेमो कीजिए, फिर ये तय कीजिए कि आपको ये क्लास करना है, नहीं करना है, कितना फायदेमंद है, कितना नहीं है, इसको आपको तय करना है। चलिए हम आपके लिए समय की व्यवस्था कर देते हैं और हम लोग अगले पेज पर पहुंचते हैं।
सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल में वही है, एसएससी का पैटर्न है और मैं इसको यहीं पर रखता हूं। इसमें ऑप्शन डी तक ही होता है। चलिए सवाल को बनाइए, समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद तो यह है कि आप सबने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। देखिए, कह रहा है द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग। कह रहा है द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग और कह रहा है कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days। अब यहां पर देखिए, ये जो समय दिया हुआ है ना, इसको हमको पहचानना है कि यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो समझिए जानकारी क्या है कि ये जो है मेरा पैसिव फॉर्म है। पैसिव का क्या फॉर्मेट है कि पैसिव में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हमेशा ध्यान देना है, क्या करते हैं, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब ये क्या होता है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में आप समझ सकते हैं कि इस बी के अंदर इज, आर, एम, वॉज, वर। ये जानकारी समझिएगा, ये सारी चीजें जो है अहम है। बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है अ मैंगो इज ईटन, तो ये पैसिव है। कैसे समझेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है ना। कहेंगे इट हैज बिन डन, हैज बिन और डन। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको हमेशा दिखते हैं, तो ये देखिए कि ये भी मेरा पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये समझना है कि इस तरीके से ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। और आपको पता है कि जब पैसिव का स्ट्रक्चर होता है तो सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। जो पैसिव में सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो इन चीजों को देख करके एक्टिव पैसिव को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना है। टाइम एंड टेंस की बात करें, एक्टिव की बात करें, तो उसमें V1 का इस्तेमाल होता है, V2 का इस्तेमाल होता है, V3 का इस्तेमाल होता है, V4 का इस्तेमाल होता है और V5 का इस्तेमाल होता है। इस पर पूरे विस्तार से मैंने वीडियो बनाकर रखे रखी है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर टाइम एंड टेंस है, वॉइस है, डिग्री है, नरेशन है, पूरे विस्तार से 4 चैप्टर है जहां पर कि आपको बेसिक अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, कंसेप्चुअल नॉर्म्स को समझने में मदद मिलेगी। तो यहां पर ये होता है और पैसिव में जहां कहीं भी हमको देखना है तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि पैसिव में यही होता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। चलिए यहां तक तो ठीक लिखा हुआ है, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग। अब जैसे ही लिखा हुआ है कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 days, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए हैज बिन। क्या होना चाहिए, हैज बिन। अब इसमें है कि क्यों होना चाहिए, यह समझना है। इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 days, क्यों होना चाहिए, इस बात को समझना है। तो आप समझिए कि कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं होता है। कंटिन्यूअस जो होता है ना, कंटिन्यूअस टेंस होता है विदाउट टाइम। ये होता है विदाउट टाइम, विदाउट टाइम। मतलब कोई भी अगर ऐसा कह रहा है ही इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो गलत है। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तब उसमें टाइम होता है। ध्यान रखना है इसको और आराम से याद रखना है। एसएससी में इस पर कई बार सवाल पूछा गया है। ये होता है विद टाइम और इसके लिए आपको पता है कि हम फॉर, सिंस और फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया है, सिखाया है कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में हम टाइम नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, पहला पॉइंट है मेरा, कंटिन्यूअस में टाइम नहीं लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम इस्तेमाल होता है और ये 3 की मदद से किया जाता है। एक किया जाता है फॉर, एक किया जाता है सिंस और एक किया जाता है फ्रॉम। अब इस 3 का यूज भी जब सामने आया है तो हम समझ लेते हैं। फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये समझिए कि जब समय का 2 छोर हो, यानी कि 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरीके का जब समय हो जहां पर कि कैसा है, 2 छोर 0 से शुरू हो और x तक,
मतलब है कि दो छोर हो, उसको हम कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम और उसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर। ये तीनों टेंस में इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी इस्तेमाल करेंगे। और रही बात सिंस की, तो ये होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम वाले, पॉइंट ऑफ टाइम वाले जो कि फिक्स समय होता है, जैसे कि 1980, जैसे कि सोमवार, जैसे कि मार्च, जैसे कि जनवरी, जैसे कि फरवरी। अब इस तरह के समय में हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंस के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे क्या कहेंगे, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2020, है ना, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2020, ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2020। लेकिन अगर हम कहें ही विल हैव बीन टीचिंग, तब लगाएंगे हम फ्रॉम। मतलब यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तब हम सिंस का प्रयोग नहीं करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और अगर प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर के लिए तो बताया ही कि पीरियड ऑफ टाइम हो तो तीनों टेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मन में सवाल आपके आएगा कि सर हम ये कैसे समझे, सोमवार कहा आपने तो उसमें तो 24 घंटे होते हैं। तो देखिए बंधु, यहां पर मैंने कहा सोमवार जो कि दिन है, और आप क्या गिन रहे हैं, आवर्स, 24 घंटे। मैंने कहा मार्च, आप कहेंगे 31 दिन, तो मैं महीना गिन रहा हूं और आप दिन गिन रहे हैं, इसलिए आपको वो पीरियड लग रहा है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं मार्च, पहली तारीख मार्च भी मार्च ही है, दूसरी तारीख मार्च भी मार्च ही है, और 28 तारीख मार्च की मार्च ही है। जिस तरीके से सुबह है वो सुबह 4:30 से लेकर के 11:59 तक सुबह ही मानते हैं, तो कोई भी समय होगा सुबह ही होगा। वो दिन के पहर के तौर पर काम होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये फिक्स है और इसलिए इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में रखते हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहले कि कंटीन्यूअस टेंस में विदाउट टाइम इस्तेमाल करते हैं। आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, ही इज डांसिंग, ऐसे बनाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमको टाइम लगाना है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, और जब टाइम लगाएंगे तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ तीनों टेंस में, सिंस का इस्तेमाल करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रेजेंट और पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, और फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए। उम्मीद है कि आप सबने इसको लिख लिया होगा। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है मेरा बी। इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है, बी है, और आप इसको आसानी से समझ गए। और अब आगे उम्मीद करते हैं कि गलती नहीं होगी। बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर मैंने डिस्कस कर दिए। जो भी नए बच्चे हैं, सीख रहे हैं, चाहे आप किसी लेवल पर हैं, आप आराम से इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले दिन आपको इसी से रिलेटेड सवाल मिल जाए, हो सकता है आपको फिर इस सवाल से मुलाकात हो सकता है इससे मुलाकात हो। इसीलिए ये सेशन ऐसा है कि एग्जामिनेशन आते आते आप अच्छा सीख जाएंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू, क्या कह रहा है, लव ईच अदर। जैसे ही यहां पर दिया हुआ है ऑल क्रिश्चियंस, तो हमेशा याद रखना है कि दो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर। क्या करते हैं, ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए हम करते हैं वन अनदर। क्या करते हैं, वन अनदर। ठीक है, आपको इसकी जानकारी मिलेगी और विस्तार से जब हम आगे पढ़ाएंगे, ग्रामर का सेशन लेकर के आएंगे। ऐसे कुछ और चीजें हैं जिसको कि आप सीख सकते हैं कि दो और दो प्लस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इच का प्रयोग हम दो के लिए भी करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, आइदर का प्रयोग हम करते हैं दो के लिए, इससे ज्यादा करना हो तो एनीवन करते हैं। ठीक है, नाइदर का प्रयोग करते हैं हम दो के लिए, इससे ज्यादा करना हो तो नन का करते हैं। दो के लिए हम बोथ का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं, और ये तो बता ही दिया कि ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो आपको दिख ही गया है कि यहां लिखा हुआ है ऑल क्रिश्चियंस।
तो जब लिखा हुआ है ऑल क्रिश्चियंस, तो यहां पर जो है ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहां पर? वन अनदर। और इसीलिए इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका सी। ध्यान में क्या रखना है कि भाई इच का प्रयोग दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है, लेकिन एवरी के साथ रिस्ट्रिक्शन है कि इसका प्रयोग दो से ज्यादा के लिए ही होगा। आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, अगर दो से ज्यादा के लिए करना है तो एनी वन का प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए करना हो तो नन का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बैंक की परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है और एसएससी में तो कई बार पूछा गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सारे पॉइंट्स को लिखें। देखिए, जब इससे संदर्भित जानकारी मिलती है तो आपकी जानकारी बढ़ती जाती है और आप एक ऐसे भंडार के मालिक हो जाते हैं जहां पर कि अगर कल को नया सेट दे रहे हैं तो उसमें भी ये आपको काम आता है। मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में छुपे हुए अगर अधिकांश राज हम समझ लें, अधिकांश कॉन्सेप्ट को हम समझ लें कि वहां क्या क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट किसी अगले सवाल में काम आएगा। और इस तरह की पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में। सिर्फ एक सवाल से इतना ही रिश्ता नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ उसका आंसर जान लेना है कि ये गलत है या ये सही है, ये आंसर है, इसकी जगह पर क्या होगा। बाकी हमको यह समझना चाहिए कि उस सवाल में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा करके चलते हैं तो हर एक उस पॉइंट का रिवीजन होगा जो उस सवाल में आया है परंतु पूछा नहीं गया है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे और इनडायरेक्टली बहुत सारा रिवीजन कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। और देखिए, अभी मैंने पिछले सवाल में जानकारी दी है। क्या दी है एक बार फिर से देख लीजिए। जो पिछले सवाल में मैंने जानकारी दी है 2 और 2+ वाली, कि दो का प्रयोग दो के साथ किसका प्रयोग होता है, दो से ज्यादा के साथ किसका प्रयोग होता है। यहां पर होता है इच और यहाँ एवरी। ठीक है, मैंने कहा कि दो के लिए आइदर का प्रयोग होता है और दो से ज्यादा के लिए एनी वन का प्रयोग होता है। ठीक है, दो के लिए नाइदर अभी मैंने लिखाया है, और इधर क्या होता है, नन का प्रयोग होता है। तो यहां देखिए क्या होना चाहिए, आइदर। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है बहुत आसानी से हमको मिल गया। तो देखिए, मैं यही कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम हर पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ें। जब सवाल में आ रहा है तो हमने ये जानकारी एडिशनल आपके सामने रखी और देखिए वो आपके अगले सवाल में ही आ गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप समझें, पॉइंट्स को समझें, सवाल की तह तक जाने की कोशिश करें। सिर्फ आंसर ढूंढकर उसको समझ लेना या उसको जान लेना ही काफी नहीं है। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। और उम्मीद तो यह है कि आप सब ने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा। देखिए, यहां पर प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर सभी पर्सन्स के प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हम यहां देख रहे हैं कि एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, और एक क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहां लिखा गया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सभी पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ लिखे जाते हैं तो हम उसका क्रम रखते हैं 2 3 1। यानी पहले लिखते हैं सेकेंड पर्सन को, देन लिखते हैं थर्ड पर्सन को, और देन लिखते हैं फर्स्ट पर्सन को। तो उस हिसाब से ये कब लिखते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस में। किस सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन हो। अगर किसी प्रकार का कॉन्फेशन हो, है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, इलीगल मैटर की चर्चा हो, ठीक है, किसी क्राइम का कन्फेशन हो, तो उस जगह पर इस क्रम को पलट करके 1 2 3 कर दिया जाता है। ठीक है, ये निगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, किस सेंस में आता है, निगेटिव सेंस में। ध्यान रखना है कि अगर कोई निगेटिव सेंस की चर्चा हो रही है तब एक से ज्यादा प्रोनाउन अगर आ रहा है तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इस 2 3 1 की जगह पर 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे
ये हमारे भारत में चलता है, बट अगर यहां से बाहर अगर जाएंगे आप तो वो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अगर नॉर्मल सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 3 1 को फॉलो करना है, अदरवाइज किसी निगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस में इस क्रम को फॉलो नहीं करना है। मतलब 2 3 1 के अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम भारत में हैं और यहां की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होंगे, इसलिए यह जानकारी बहुत अहम है कि आपको नॉर्मल कंडीशन में 2 3 1 लिखना है, और अगर नेगेटिव सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई कन्फेशन है, तो वैसी परिस्थिति में हम 1 2 3 यानी पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब एक चर्चा बच्चों के मन में रहती है कि सर अगर एक साथ तीनों नहीं आ रहा है, दो ही आ रहा है, तब हम कैसे लिखेंगे? तो क्या करना है, 2 3 1 का जो क्रम है ये वैसे ही रहेगा, जो नहीं आएगा उसको हम ढक देंगे। अगर सेकंड पर्सन नहीं दिया गया है तो थर्ड 3 और 1 लिखाएगा, अगर थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ है तो 2 और 1 लिखाएगा, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया हुआ है तो 2 और 3 लिखाएगा। तो यहां पर जो है ये क्रम मुझे पलटना होगा। यहां क्या होना चाहिए, यू एंड आई, ये होना चाहिए, है कि नहीं? सेकेंड पर्सन पहले होगा, फिर उसके बाद होगा फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ है तो ये हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू एंड आई आर नॉट। अब एक और चीज है कि चूंकि यहां 2 है तो आई के साथ यहां एम नहीं लगेगा, ये प्लूरल है इसलिए आर सही है। तो मेरा जो इस सवाल का जवाब है वो तो आ गया इसका ए। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रोनाउन का जो है ये तीनों पोर्शंस के प्रोनाउन, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के प्रोनाउन अगर चर्चा किए जाते हैं एक सेंटेंस में, तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या क्रम रखते हैं, पहले सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को रखते हैं, फिर उसके बाद सबसे अंत में हम फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में इस क्रम को रखा जाए तो वो बदल जाता है, पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन रखते हैं। मैंने ये कहा कि जो नहीं होगा उसको सिर्फ उसकी जगह से हटाएंगे, 2 और 1 जो कि यहां पर रखा गया है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि अगर दोनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ लिखे गए हो सेंटेंस में, तो हम हमेशा इसके लिए जो यूज करेंगे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल करेंगे। मतलब यह है कि अगर हमारे ग्रुप में फर्स्ट पर्सन मौजूद है, मतलब अगर 2 + 1 होगा तो भी इसका 1 प्लूरल होगा, 3 + 1 होगा तो भी फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल लिखाएगा। मतलब अगर हमको लिखना हो ऐसे, एक मिनट, नॉर्मल कंडीशन के लिए मैंने लिख ही दिया है कि हम 2 3 1 का इस्तेमाल करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए। मैंने कहा कि अगर हमको लिखना होगा तो अगर हम लिखते हैं यू एंड आई, अगर हम यू एंड आई लिखते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे आर। ठीक है, अगर हम लिखते हैं ही आई, थर्ड 3 1 है ना, तो ही एंड आई, ठीक है, तो भी हम लिखेंगे आर। मतलब यह है कि जब तक इसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद रहेगा हम फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल लिखेंगे, वो होगा इसकी फैमिली का। अगर कहीं पर लिखा हुआ है यू एंड ही, तब हो जाएगा योर, मतलब है कि सेकेंड पर्सन। ठीक है, और यहां क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। यह समझने वाली बात है, इस बात को समझिएगा कि अगर एक से ज्यादा लिखा जाता है और मुझे अगर जरूरत पड़े आगे किसी प्रोनाउन के इस्तेमाल की, तो हम किसका करेंगे? तो पहले तो ये दोनों प्लूरल हो गया, अब लिखे कि अब योर लिखे या आर लिखे, तो ये दोनों मिला के प्लूरल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाती है वी की, और इसीलिए उसकी फैमिली से हम आर लिखते हैं। अगर हम ही एंड आई लिखे हैं या राम एंड आई लिखे हैं या सुनील एंड आई लिखे हैं, तो भी हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे। अगर हम सेकेंड और थर्ड को लिख रहे हैं तब हम लिखेंगे यू की फैमिली योर, है ना, कि तुम और वह मतलब है तुम्हारा, मैं और तुम कहते हैं तो हमारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, समय शुरू होता है अब। चले, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है, और अब हम यहां पर इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए, ये इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्ट्रक्चर है। एससी और पीसी मैंने पढ़ाया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर पूरे विस्तार से इस क्लॉज की जानकारी है, और प्लेलिस्ट में टाइम एंड टेंस में शामिल किया गया है। हमने ये आपको जानकारी दी थी कि एससी में यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल या विल का कोई फॉर्म
इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मुझे यहां दिख गया कि भैया ये नहीं होगा, वुड यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो मेरे पास एससीपीसी का 3 स्ट्रक्चर है। क्या है? एससीपीसी के लिए 3 कॉम्बिनेशन पता है। क्या है? पहला है प्रेजेंट सिंपल, पहला है प्रेजेंट सिंपल, तो इधर क्या है? फ्यूचर सिंपल या एज गिवन का प्रेजेंट, मतलब जो दिया हुआ है उसका प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? ये तो पहला है। दूसरा है पास्ट। क्या है? दूसरा है पास्ट। और इधर क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड या एज गिवन का पास्ट, एज गिवन का पास्ट। अब उसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा मेरे पास है हैड प्लस V3 और पीसी में हो जाएगा वुड हैव प्लस V3। ये कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया है, पूरे विस्तार से समझाया है, क्लास में भी पढ़ाया है। अगर आप सब नए हैं और ये कॉन्सेप्ट जानना है कि ये क्या है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए टाइम एंड टेंस के, और शुरुआत से पढ़ते हुए यहां तक पहुंचिए। तो यहां देखिए, आगे जब हम पढ़ रहे हैं, कह रहा व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन। तो यहां पर वुड प्लस हैव प्लस V3 इसमें दिया हुआ है, तो यहां पर मुझे इसको हटा करके हैड लगाना होगा। क्या लगाना होगा? हैड रियलाइज्ड। देखिए, अगर मैं सिर्फ इस सवाल को बना रहा होता तो मैं एक ही चर्चा आपके सामने करता कि भैया यहां वुड हैव को हटाओ और इस जगह पर हैड लगाओ, क्योंकि आगे वुड हैव प्लस V3 है, और ये पास्ट इमेजिनेशन की का काम करता है। ये पास्ट इमेजिनेशन वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? ये पास्ट इमेजिनेशन वाला ये तीसरा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर मैंने एक जानकारी दी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल का कोई भी फॉर्म या विल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? तो ये वो सेंटेंस होता है जो सेंस में इनकम्प्लीट होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो सेंस में कंप्लीट होता है। आसान भाषाओं में मैं बताता हूं, देखिए कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लोग इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को, कोई कह देता है मेन क्लॉज। भैया जो मीनिंग में पूरा है वो मेन ही होगा। कोई कह देता है कंप्लीट क्लॉज, बिल्कुल अगर उसका सेंस कंप्लीट है तो कंप्लीट क्लॉज ही होगा। कोई कह देता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, अरे भैया मीनिंग में पूरा है तो किसी पे आश्रित ही नहीं होगा, तो इसलिए वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इस दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज को कह देता है इनकम्प्लीट क्लॉज, ऑब्वियसली वो अधूरा है, उसका मीनिंग पूरा नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट क्लॉज ही कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज ही कहलाएगा। नहीं यार, वो प्रिंसिपल पे डिपेंड है। तो सिंपल सी बात समझिए कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जो मीनिंग में अधूरा है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और प्रिंसिपल क्लॉज वो है जो कंप्लीट सेंस देता है। अब इसके 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो पहला कॉम्बिनेशन है मेरा कि ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर सिंपल या जैसा दिया है उसका प्रेजेंट लिखा जाएगा। पास्ट में लिखा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड या एज गिवन का पास्ट लिखा जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैड प्लस V3 लिखा जाएगा, तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 लिखा जाएगा। उम्मीद है कि सेशन में बहुत मजा आ रहा होगा, और अगर आप सबको मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको अब मिलती रहेगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपने मित्रों परिजनों जो पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश में इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं आसान शब्दों में, कि भैया एक सवाल में 3-4 चीजें जानने के लिए मिल जाएंगी आपको, और आगे आने वाले दिनों में जो सवाल आएगा उसको इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सेशन पर बने रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो गया है। अब देखिए, मैंने पहले ही सवाल में आपको एक्टिव पैसिव की जानकारी दी थी, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। सबसे पहले यार डिलीजेंस, इसका मतलब होता है परिश्रम, कर्मठता। ठीक है, क्या होता है? परिश्रम, मेहनत, कर्मठता। ठीक है, और इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी का, ईमानदारी, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि ही हैज बीन इनहैंस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। अब अगर इसकी है तो ये मेरा सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट है तो हम ये पैसिव का पैटर्न क्यों लिखें? तो ये यहां से हट जाएगा।
सीधा होगा he has enhanced in position as a result of his diligence and integrity। तो यहां पर क्या हो गया कि बिन का प्रयोग क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये एक्टिव में लिखा गया है। सेंटेंस को पढ़ करके लग रहा है कि ये मेरा डोअर है, और डोअर जब होता है ना तो उसमें हम V1 इस्तेमाल करते हैं, V2 इस्तेमाल करते हैं, V3 इस्तेमाल करते हैं, V4 इस्तेमाल करते हैं या V5, मतलब है डिफरेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स यूज किए जा सकते हैं। पैसिव में जब हम रिसीवर को सामने लाग करके सेंटेंस लिखते हैं, वैसी परिस्थिति में मैंने अभी तुरंत बताया है कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। बी में क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, बी आएगा और बिन आएगा। तो चूंकि यहां पर ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ सेंटेंस है, इसलिए यहां पर ये बिन लिखना गलत है। और ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव में है, एंड आपको V1, V2, V3, V4 और V5 जैसे वर्ब्स ही इस्तेमाल करने होंगे। और अगर आप सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, दैट मींस अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब है इज, आर, एम, वॉज, वर, बी बिन में से कोई एक लिखकर उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लिखना होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारे न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा दिखता है, बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत जरूरी है समझना और पहचानना। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप, समय समाप्त हो गया है यहां पर, और मुझे यह जानना है कि इस सवाल में किस किस ने सही जवाब दिया है, कितनी देर में बनाए, क्या आपको परेशानी हो रही है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, 30 सेकंड की समय सीमा में आपसे सवाल नहीं बन रहा है, तो मैंने पहले भी कहा है कि शुरुआत में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी बहुत जरूरी है। धीरे 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 अपने आप को स्पीड की कसौटी पर कसना है। ऐसा नहीं कि अचानक से अब 30 सेकंड में नहीं बन रहा है तो फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं। नहीं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से समझिए, पढ़ करके समझ करके तथ्यों को पहचान करके बनाएंगे तो वो लंबे समय तक आपके साथ रह जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परेशानी होगी आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्रस्ट्रेट हुए बिना अगर नहीं बना रहे समय सीमा के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से समझ समझ के बनाइए। देखिए इसमें जो खेल है ना वो शब्दों का है। ये जो तीसरा फॉर्म है ये ओवरफ्लाई का है, ठीक है, ओवरफ्लाई का है। और यहां पर चूंकि रिवर है तो यहां पर होना चाहिए ओवरफ्लोड, है ना। ये वाला तीसरा सही है, ये ओवरफ्लाई का थर्ड फॉर्म है ना, तो ये गलत है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है बहुत ही आसान है, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। और उम्मीद तो यही करते हैं कि आप सबने भी सही इसका आंसर किया होगा। कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। साथ में क्या परेशानी हुई, मजेदार सेशन है नहीं है, क्या और करना चाहिए ये मुझे जरूर बताइएगा। साथ में आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन कौन सा सेशन लेकर के आऊं। अपनी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट बढ़ाइए, ऐसा हो जाए कि हम रुक ही ना पाए आपको आप तक वीडियो पहुंचाए बिना। तो मैं चाहता हूं कि एकदम खुल करके जिस तरह से पहले आपने प्यार दिया है, बिल्कुल चैनल पर वापस आइए और इसको ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। मैं ये कोशिश करूंगा एकदम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो आपके सामने रखूं, और ऐसा जो कि आपके लिए सही मायने में काम करता हो। चलिए हम बढ़ेंगे अगले सेशन, अगले सवाल की तरफ। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि ये ओवरफ्लाई का तीसरा फॉर्म है, हमको यहां पर रिवर में ओवरफ्लो का तीसरा फॉर्म लगाना था, जो कि यहां गड़बड़ है, इसीलिए इसका जवाब जो है वो है बी। चलिए 8वां सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ठीक है, इज द यूज ऑफ टोबैको, और लिखा हुआ है नो एरर, चौथा ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑफ है ना, इसका प्रयोग दो तरीके से होता है।
एक प्रयोग होता है सिलेक्शन के लिए, मैंने कई बार बताया है इसको, ठीक है। ऑफ का प्रयोग होता है, एक होता है पोजीशन के लिए। तो पोजीशन के लिए जब होता है ना, तो इसके आगे नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों रख सकते हैं, वो संदर्भ पर निर्भर करता है कि क्या करना है। लेकिन अगर इसका प्रयोग हम सिलेक्शन के लिए करते हैं तो इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ये बिल्कुल यहां पर सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका नो एरर, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। लेकिन इसमें जो जानकारी समझने वाली है वो यही है कि अगर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, यहां पर हैबिट नहीं लिखेंगे, एस लगाना है, क्योंकि हम चुन रहे हैं। और जब चुनना होगा तो एक से ज्यादा में चुनाव होगा हमेशा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑफ का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक पोजीशन अधिकार दर्शाने के लिए, तो उस जगह पर हम संदर्भ के हिसाब से नाउन सिंगुलर या प्लूरल रख सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होगी वैसी परिस्थिति में नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे अगर हम लिखें मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड, तो गलत हो जाएगा, ये होना क्या चाहिए मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, क्योंकि हम मोस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां एक से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑफ का प्रयोग यहां भी सिलेक्शन के लिए हुआ है ना। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हम इस तरीके से लिखते हैं। जब भी हम सिलेक्शन के लिए प्रयोग करेंगे तो यहां पर हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक जानकारी है कि ऑफ का प्रयोग अगर पोजीशन के लिए किया जाता है तो उसमें हम सेंस और जरूरत के हिसाब से नाउन को सिंगुलर या प्लूरल रख सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन के लिए करेंगे वैसी परिस्थिति में ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ये देखिए, आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्या समझना पड़ेगा, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है ये कि हमेशा सब्जेक्ट जो ये वर्ब के बाद जो प्रोनाउन या आता है, प्रोनाउन ही समझिए, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि नाउन को तो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक। तो यहां पर क्या है, जो वर्ब लिखा हुआ है उसके बाद यहां क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। जैसे कि प्रेपोजिशन के बाद आता है तो भी प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, कम टू मी, है ना, देखिए टू के बाद मी लगा हुआ है, ठीक है। फॉर हिम लगता है, तो सब्जेक्टिव कब यूज होता है, वर्ब से पहले। लेकिन वर्ब के बाद क्या सब्जेक्टिव केस का यूज हो सकता है, अगर आपके पास ये जानकारी है तो कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइए। क्या ऐसी कोई परिस्थिति है, मैंने कहा कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यानी कि आई, ही, वी, दे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब के बाद अस, मी, हिम, हर ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि क्या, एक सवाल है आपके लिए मैं ये रख रहा हूं कि क्या वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग संभव है, कहां कहां संभव है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। तो उस लिहाजन जो है यहां पर मी होगा और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आता है, वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्टिव केस में आता है, वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेट के बाद जो प्रोनाउन आता है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। वैसे लेट एक वर्ब है, तो जब मैंने वर्ब के बाद बताया तो सेम सेम यहां पर कहानी है। ये सारी चीजें याद रखनी है कि वर्ब से पहले जब आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। वो जो फेसबुक के स्टाइल में अंग्रेजी लिखते हैं मी एंड माई फ्रेंड, गलत है, ठीक है। जब आप वर्ब से पहले लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे एक फोन आ गया था। चलिए आखिरी सवाल है, समय शुरू होता है अब।
चलिए, टाइम्स अप। आखिरी सवाल है और उम्मीद तो ये करते हैं कि आप सबने बना लिया होगा। कह रहा है बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड। यहां पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ये, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ये है कि याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव के पहले, ठीक है, क्या प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव के बाद देन का जनरली प्रयोग होता है। ऐसे ऑफ का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, और टू का भी प्रयोग करते हैं। मुझे यह भी जानकारी चाहिए कि क्या आपको पता है कि कहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। साथ में पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा जो है वो सो एज का प्रयोग करते हैं या एज का प्रयोग करते हैं। सो एज का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं और इसका प्रयोग एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में करते हैं। एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में करते हैं। मतलब यह है कि सो एज का जो प्रयोग है, सो एज का प्रयोग, ये जो सो है और ये एज है, ये सिर्फ नेगेटिव में होता है। और एज का प्रयोग जो है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए होता है, जैसे एज गुड एज, सो टॉल एज, सो रिच एज। तो इस तरीके से करेंगे तो सो का सिर्फ प्रयोग करेंगे नेगेटिव के लिए और इसका करेंगे बोथ नेगेटिव एंड एफर्मेटिव दोनों के लिए करते हैं। ये ध्यान देना है कि सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं जनरली, कभी कभी ऑफ का भी करते हैं, कभी कभी टू का भी करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट होना चाहिए और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। अब इस सवाल में भी एक सवाल आपके लिए है कि क्या आपको पता है कि कब हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं और कब टू का प्रयोग करते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद तो यह है कि आप सबको यह सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, आप सबने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। साथ में ये जो बहुत सारी जानकारी इस माध्यम से मैंने आपके सामने रखी है, एक्चुअली ये एक प्रकार के रिवीजन और नई सारी जानकारियों को जोड़ने में सफल रहा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर इसी तरह के एक फ्रूटफुल सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।